हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड हब एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि सी प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सोर्स कोड बना लेंगे स्टूडेंट और उसका नेम दे देंगे डेटा टाइप्स। और आपको पता है कि जो सी लैंग्वेज होता है उसके सोर्स कोड का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट सी। तो हम लोग लिखेंगे डॉट सी और जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पे हमारा एक सोर्स फाइल क्रिएट हो चुका है, डेट इज डेटा टाइप्स डॉट सी। और यहाँ पे हम लोग अपने कोड को लिख सकते हैं। इसके फॉन्ट को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लूंगा ताकि आप लोग को दिखे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। क्यों करेंगे, मैंने आपको बता रखा है कि जो stdio.h होता है इसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट करने के जितने भी फंक्शंस हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस, वो मौजूद होते हैं। अब वो क्या होते हैं, printf, scanf, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। यहाँ पे हम लोग जल्दी से मेन फंक्शन बना लेंगे स्टूडेंट। क्यों बनाएंगे ये भी मैंने आपको बताया कि जो प्रोग्राम होता है इसका एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन के फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है। तो हम लोग जो भी कोड करेंगे इस मेन के अंदर में करेंगे। नाउ आगे हम लोग बढ़ते हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने अपने पिछले के वीडियो में पढ़ा था वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या थे, किसी मेमोरी एड्रेस का नेम, है ना, पार्टिकुलर मेमोरी एड्रेस का नेम एक वेरिएबल होता था जिसमें हम किसी वैल्यू को असाइन करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर x एक वेरिएबल है तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि x क्या कर रहा है, किसी मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहा है, उस मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अगर हम लिखते हैं या x इक्वस 10 या x इक्वस a जिस भी टाइप का है, तो उस x में जब हम वैल्यू को असाइन करा रहे हैं तो वो वैल्यू कहाँ असाइन होगा, उस मेमोरी एड्रेस में जाके स्टोर होगा। ये कॉन्सेप्ट था वेरिएबल का। अब वेरिएबल में हम लोग करते क्या है, वैल्यू को असाइन करते हैं। तो आखिर किस टाइप के वैल्यू को असाइन करना है ये कौन डिटरमाइन करता है, वेरिएबल का टाइप। और वेरिएबल का टाइप कौन डिटरमाइन करता है, डेटा टाइप। तो जैसा कि आपको नेम से लग रहा है कि डेटा टाइप ये क्या करता है, डेटा का टाइप बताता है। जैसे अगर मैं लिखूं सिर्फ 10, तो ये 10 किस टाइप का है ये बताएगा कौन, डेटा टाइप। ठीक है, तो ये तो खैर कांस्टेंट वाली बात हो गई। कांस्टेंट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ वेरिएबल के बाद डेटा टाइप। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कमेंट करते हुए चलेंगे कुछ चीजों को, और आपको ये सोर्स कोड प्रोवाइड करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट डेटा टाइप की बात कर लेते हैं हम लोग। डेटा टाइप सी लैंग्वेज में बेसिकली अगर आप बोले कि बेसिक डेटा टाइप्स कौन होते हैं तो 4 होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, फर्स्ट है आपका इंट, दूसरा है फ्लोट, एंड तीसरा है आपका कैर, और चौथा है आपका डबल। ओके, ये क्या है, बेसिक डेटा टाइप्स हैं। नाउ ये क्या करते हैं, ये डेटा के टाइप बताते हैं, वेरिएबल्स के टाइप बताते हैं कि कौन सा वेरिएबल किस टाइप के डेटा को होल्ड करेगा, है ना। हमने वेरिएबल को जब डिक्लेयर किया था, याद कीजिए पिछले लेक्चर में, तो हमने सिर्फ इंट का यूज किया था। और मैंने वहां पे आपको बोला था कि हम लोग इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वो इंट क्या बता रहा था कि वो जो वेरिएबल है वो सिर्फ इंटीजर टाइप के वैल्यू को ही होल्ड कर सकता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो हम लोग इसे बाद में कमेंट करेंगे, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या होता है कि सबसे पहले आपको लिखना होता है डेटा टाइप। ये चीजें मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखी है, आई होप आपने देखा उस वीडियो को। देन हम लोग लिखते हैं वेरिएबल का नेम। ये क्या होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स। ओके, तो ये जो डेटा टाइप है स्टूडेंट, यहां पे हम क्या लिखेंगे, इंट, फ्लोट, कैर, डबल और आइदर इन डेटा टाइप। ओके, वेरिएबल का नेम यहां पे क्या लिखेंगे, जो वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, इंट एक्स, या हम लिख सकते हैं फ्लोट वाई, या हम लिख सकते हैं कैर जेड। ठीक इसी प्रकार से हम डबल और भी जितने डेटा टाइप से अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, टाइप क्वालिफायर्स, साइज क्वालिफायर्स, उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये क्या कह रहा है कि ये जो आपका एक्स है स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं इसे और इंक्रीज कर ले रहा हूं क्योंकि आप में से कई लोग मोबाइल फोन पे देख रहे होंगे। ठीक है, ये जो एक्स है ये वेरिएबल सिर्फ इंटीजर टाइप के वैल्यू को ही स्टोर करेगा। ये जो वेरिएबल y है ये सिर्फ फ्लोट टाइप के वैल्यू को ही स्टोर करेगा। ये जो वेरिएबल z है ये सिर्फ कैर टाइप के वैल्यू को ही स्टोर करेगा, है ना। हमने कंपेयर किया था वेरिएबल को कंटेनर से, है ना, रियल लाइफ एग्जांपल में। तो जो आपके घर में कंटेनर्स होते हैं
है ना, वो कई तरह के होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है ना। किसी में बहुत सारे छेद होते हैं तो उसमें हम लोग क्या रखते हैं, बड़ा बड़ा, जैसे आलू प्याज हो गया वो रखते हैं। किसी में चावल आटा रखते हैं ना। अब बताइए, जिसमें छेद होगा उसमें आप आटा रखिएगा, नहीं रखिएगा, लेकिन उसमें आलू प्याज रख सकते हैं, सड़ेगा नहीं। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट, जो अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, इन सारे डेटा टाइप्स का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। ठीक है, हर एक डेटा टाइप्स को जो बिल्ड किया गया है वो उनके स्पेसिफिक वैल्यू के लिए किया गया है। तो अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये इंट, फ्लोट, कैर, डबल और भी सारे जो डेटा टाइप्स है वो आखिर क्या है, इनमें कहां से कहां तक के रेंज के वैल्यू को हम स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं इतने दूर तक कमेंट कर देता हूं। आपको पता होना चाहिए VS कोड में कमेंट करने के लिए हम लोग शॉर्टकट का यूज करते हैं, कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश। देखिए ये सारा कोड हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, कमेंट हो गया। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कैरेक्टर से। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कैर डेटा टाइप क्या होता है, इसमें किस प्रकार से वैल्यू को स्टोर किया जाता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कैर, यानी कि हम बता रहे हैं कि डेटा टाइप क्या है, कैर। और यहाँ पे मैं लिखता हूं सी। ये हमने क्या किया, एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया सी नाम का, जो क्या करेगा, एक कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर कराएगा। आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो भी वेरिएबल कैर डेटा टाइप का होगा वो सिर्फ एक कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करेगा, और वो भी सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को। यानी कि आप यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं सी इक्वस कोई भी कैरेक्टर। अब ऐसा आपको नहीं लिखना है सी इक्वस ए। आप क्या सोचेंगे कि ये ए हमारा एक कैरेक्टर है, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल ये कैरेक्टर है और ये सी में स्टोर हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होगा। सी लैंग्वेज में कैरेक्टर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंगल क्वोट्स का यूज करते हैं। तो जब हम ए को लिख रहे होंगे तो आपको ये याद रखना है कि आपको इसे सिंगल क्वोट्स में लिखना है। तो अब क्या हुआ, हमारा इस सी वेरिएबल में ये ए कैरेक्टर हमारा स्टोर हो गया। और यहाँ पे अगर हम इसे प्रिंट करें, साथ में हम लोग देखते चलेंगे प्रैक्टिकल। अगर यहाँ पे हम प्रिंट करें इस सी के वैल्यू को, अब देखिए हमने अभी आपको प्रिंट करने के लिए नहीं बताया, यानी कि यहाँ पे यूज होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, कैरेक्टर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है आपका %C। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे %C। ओके, तो %C, और हमें वैल्यू प्रिंट करना है C का, C। तो चलिए, जब हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, A। तो हमने इसे एग्जीक्यूट करा दिया है और हम लोग वेट करेंगे। ये देखिए हमें आउटपुट क्या मिल गया स्टूडेंट, A। आई होप आप लोग देख पा रहे हैं। इसे क्लोज कर देंगे हम लोग और इस प्रिंटफ को भी हटा देते हैं। नाउ ये तो हो गया वैलिड। अब इनवैलिड क्या क्या हो सकता है जो कि आपसे एग्जाम में MCQs में पूछे जा सकते हैं। आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं C इक्वल्स A, ये बिल्कुल गलत है, ये क्या है, रॉन्ग है। मैं लिख दे रहा हूं रॉन्ग। आपको देखिए ये कोड मिल जाएगा, तो आप अगर एक बार इस कोड को देख लीजिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये राइट वे है, ठीक है, ये रॉन्ग है। और अगर आप ऐसा लिखते हैं C इक्वल्स डबल क्वोट्स में A, तो ये भी स्टूडेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। तो राइट सिर्फ ये है कि आपको सिंगल क्वोट्स में लिखने हैं। इसे मैं कमेंट कर दे रहा हूं। ओके, नाउ ये भी क्या है आपका, रॉन्ग है। चलिए, अब आप क्या कर सकते हैं, हमने वेरिएबल के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन सिंगल लाइन में कर सकते हैं। यानी कि आप इतने सारे मटेरियल को सिर्फ एक लाइन में लिख सकते हैं, क्या, कैर C इक्वल्स सिंगल क्वोट्स A, या एक ही जगह आप कुछ भी दे सकते हैं, B C D E F, आपका जो भी माने, बस वो कैरेक्टर रहना चाहिए। अब ध्यान देना है, यहाँ पे आपको पहले इसे कमेंट कर देना है, क्योंकि आप एक ही वेरिएबल नेम का डिक्लेरेशन दो बार नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ कैर C को पहले कमेंट आउट कर दिया, और आपको पता होना चाहिए कमेंट का मतलब क्या होता है, कि ये जो लाइन है ये इग्नोर कर दिए जाएंगे एट द कंपाइल टाइम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इस लाइन में C नेम के वेरिएबल का सिंटैक्स क्या होता है, डेटा टाइप। तो कैर क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे था, ये देखिए, डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। तो ये कैर क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया, C क्या हो गया, वेरिएबल का नेम हो गया। हमने सेम लाइन में इनिशियलाइजेशन करवा दिया, इक्वल्स टू ऑपरेटर दिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, डेटा टाइप, हमने इसे कौन सा वैल्यू दिया, हमने इसे एक कैरेक्टर वैल्यू दिया, है ना। तो इस C में क्या स्टोर हो गया, एक कैरेक्टर स्टोर हो गया। कौन सा कैरेक्टर स्टोर हुआ, B स्टोर हुआ।
नाउ ये हो गया कि किस प्रकार से कैरेक्टर वर्क करता है, कैरेक्टर किस टाइप के वैल्यू को होल्ड करता है। नाउ दूसरी बात ये है स्टूडेंट कि हम कैरेक्टर में इंटीजर वैल्यू को भी डाल सकते हैं और वो कोई भी एरर आपको नहीं देगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि सी लैंग्वेज कैरेक्टर वैल्यू को रिप्रेजेंट कराने के लिए आस्की स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ASCII, आस्की फॉर्मेट या स्टैंडर्ड आप लोग बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड इट मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड, देखिए मैं नेम भूल गया है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, याद नहीं आ रहा है मुझे, आप लोग एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा। तो आस्की स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। इसमें क्या है स्टूडेंट कि हर एक कैरेक्टर को उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड किया गया है। यानी ये जो आप स्मॉल b देख रहे हैं इसका एक कॉरस्पॉन्डिंग आस्की वैल्यू होगा। आप किसी भी कैरेक्टर को सी लैंग्वेज में उठा लीजिए, उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग आस्की वैल्यू होगा। अगर हम किसी कैरेक्टर वैल्यू में, अगर हम किसी कैरेक्टर वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराते हैं, इसका ये मतलब है कि उस इंटीजर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आस्की में जो कैरेक्टर होगा वो यहाँ पे स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम इसे कमेंट आउट करते हैं और इस बात को समझते हैं प्रैक्टिकली। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगेन एक कैर सी डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे 65 और नाउ अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे इस सी को और देखेंगे क्या प्रिंट होता है भाई। तो क्या ये 65 प्रिंट होगा? क्या ये हमें एरर देगा यहाँ पे कि कैरेक्टर जो है वो इनिशियलाइज नहीं हो सकता इंटीजर वेरिएबल से? आखिर क्या होने वाला है? चलिए रन करवाते हैं। हमने एग्जीक्यूट किया स्टूडेंट, यहाँ पे कैपिटल ए प्रिंट हो गया। ये कैसे हो गया भाई? हमने तो दिया 65। तो स्टूडेंट आपको ध्यान देना है कि आस्की फॉर्मेट में, आस्की स्टैंडर्ड में जो 65 न्यूमेरिक वैल्यू है वो कैपिटल ए को प्रोवाइड किया गया है। इसी प्रकार 66 जो वैल्यू है वो कैपिटल बी को प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आप इसे 66 कर देते हैं और अगेन अगर आप इसे एग्जीक्यूट कराएं तो आपको यहाँ पे चेंज आउटपुट मिलेगा, डेट इज बी। अगर आप यहाँ पे 67 कर देते हैं तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा कैपिटल सी। अगर आप यहाँ पे 97 कर देते हैं तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा स्मॉल ए। यानी कि जो 97 न्यूमेरिक वैल्यू है आस्की में, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा कैरेक्टर मौजूद है? स्मॉल ए। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग गूगल कर सकते हैं, आस्की टोटल आस्की जितने वैल्यू है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ अब कैरेक्टर के बाद हम लोग समझते हैं स्टूडेंट इंट को। अब आप बोलिएगा सर आपने अभी ये नहीं बताया कि कैरेक्टर कितने साइज का होता है, कैसे कैसे रेंज होता है इसका। उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा साइज क्वालिफायर्स का, है ना, साइंड और अनसाइंड का। साइन क्वालिफायर्स, सॉरी, साइन क्वालिफायर्स क्या होते हैं? ये डिसाइड करते हैं कि आपका जो वेरिएबल है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करेगा या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू को स्टोर कर सकता है। वो हम लोग जस्ट इसके बाद इसी लेक्चर में समझेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे कैर को क्लोज करेंगे और कैर के बाद अब आगे बढ़ेंगे इंट की ओर। सो बात कर लेते हैं अब हम लोग इंट डेटा टाइप की। इंट डेटा टाइप जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा है ये क्या करेगा? इंटीजर वेरिएबल को स्टोर करेगा। और ये इंट जो वेरिएबल है स्टूडेंट, ये बोला जाए तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप है। आप जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर कीजिएगा आपका हैंड जो है हमेशा टाइप करेगा इंट। ये सारे लोगों का कहानी है, ठीक है। तो ये क्या करता है? इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं इंट आई, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई जो कि इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा। हम क्या कर सकते हैं? आई के वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं कोई भी इंटीजर वैल्यू से, लेट्स 10। ओके, हमने क्या किया? आई को 10 से इनिशियलाइज कर लिया। तो आई जिस मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहा था उसमें स्टोर हो गया 10। आगे बात समझ में देखिए,
कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है आपको। जब आपने यहाँ पे int i लिखा है तो आखिर हो क्या रहा है? क्या इस i में 10 का वैल्यू स्टोर हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। जब आपने लिखा int i तो अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम आर्किटेक्चर, जैसे अभी मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है C++ का कॉन्फ़िगरेशन है Win32, यानी ये हमारा 32 बिट पे वर्क कर रहा है। और 32 बिट की अगर हम बात करें तो इंटीजर टाइप का जो साइज होता है वो होता है 4 बाइट। तो जब आपने लिखा int i तब क्या हुआ, 4 बाइट ऑफ मेमोरी एड्रेस रिजर्व हुआ और i इसको रेफर कर रहा है। ओके, मान लिया जाए ये 4 बाइट ऑफ मेमोरी एड्रेस है और i है तो i जस्ट इसको रेफर कर रहा है। जब जब आप i बोलेंगे इसका मतलब ये मेमोरी एड्रेस है। जब आपने लिखा i इक्वल्स 10 तो ये i इस मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहा था तो इस मेमोरी एड्रेस में स्टोर होगा 10। जब आप i के वैल्यू को क्या कीजिएगा, उसे गेट कीजिएगा तो इस मेमोरी एड्रेस में से वैल्यू क्या होगा आपका आएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम इंटीजर डेटा टाइप में क्या कर सकते हैं, किसी भी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। i इक्वल्स 10 हमने किया, चलिए हम लोग इसे प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे printf और जो इंटीजर वेरिएबल होते हैं, इंटीजर वैल्यू होता है, उसे हम लोग प्रिंट कराने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं %d। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा %d और i, उसके बाद सेमीकोलन, और चलिए इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 10। तो ये देखिए हमें आउटपुट क्या मिल चुका है, 10। इवन हम लोग यहाँ पे -10 भी दे सकते हैं, -10। तो यहाँ पे आउटपुट हमें मिल जाएगा -10। अब ये 10 और -10 का क्या कहानी है ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग अभी साइन क्वालिफायर्स पढ़ रहे होंगे। मीन्स साइन क्वालिफायर्स पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तब हम लोग देखेंगे साइंड और अनसाइंड के कॉन्सेप्ट। तो ये आपका हो गया इंट का टोटल कहानी। इंट के बाद हम लोग देखेंगे फ्लोट। इंट के बाद अब हम लोग देखेंगे फ्लोट। फ्लोट क्या है, जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, यानी कि जो क्या बोला जाए, रियल न्यूमेरिक होते हैं। रियल न्यूमेरिक बोलना ठीक रहेगा, हाँ, रियल न्यूमेरिक या फ्लोटिंग पॉइंट जो वैल्यूज होते हैं, यानी जिसमें डेसिमल पॉइंट लगा हुआ रहता है ना, 2.3, 5.4, 5, 6, 7, उस टाइप के वैल्यू को ये स्टोर करता है। ठीक है, अब देखिए फ्लोट और डबल को अगर हम कंपेयर करते हुए चलेंगे ना तो थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा समझना और हमारे लिए समझाना भी इजी रहेगा, क्योंकि जो फ्लोट और डबल है स्टूडेंट, ये दोनों फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। तो क्वेश्चन कई बार क्या एग्जाम में या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जब फ्लोट से हमारा काम चल ही जा रहा था तो डबल की क्या जरूरत थी, या जब डबल से काम चल जा रहा था तो फ्लोट की क्या जरूरत थी, क्योंकि दोनों तो एक ही काम कर रहा है। फ्लोट भी क्या कर रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप को स्टोर कर रहा है, डबल भी क्या कर रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप को स्टोर कर रहा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस, तो हम लोग डिफरेंस समझते हुए चलेंगे, इससे हम क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। फ्लोट एफ इक्वल्स, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो लिखेंगे प्रिंट एफ, और आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी फ्लोट वैल्यूज होते हैं उसे क्या करने के लिए, प्रिंट कराने के लिए हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं वो है %f। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, %f और कॉमा, यहाँ पे किसके वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, f के वैल्यू को। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना, इसे चेंज कर दे क्या, इसके वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। देखिए वेरिएबल का नेम क्या क्या रख सकते हैं, हमने पढ़ा था आइडेंटिफायर्स एंड रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर क्या होता था हमने बताया था आपको वो वाले वीडियो में, आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते थे, है ना, जो अलाउड कैरेक्टर्स थे, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर सिंबल। देन फर्स्ट डिजिट, आपका फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो डिजिट नहीं होना चाहिए। ऐसे भी और भी बहुत सारे रूल्स थे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके नेम को FL कर देते हैं, FL, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, FL। चलिए, तो आप इस सिंटैक्स को समझ पा रहे हैं, प्रिंटफ के सिंटैक्स को। जब हमें कोई वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर को। ये क्या होता है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट में, यानी कि इस यूनिट के बाद। ओके,
तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 2.5 मिलना चाहिए। पर क्या हमें 2.5 मिलेगा? चलिए हम लोग एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। हमें क्या मिला, 2.5 तो मिला, लेकिन साथ में हमें 5 एक्स्ट्रा जीरोज भी मिले। क्यों ये 5 एक्स्ट्रा जीरोज मिले भाई? चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 कर देते हैं। क्या हमें फिर भी 5 एक्स्ट्रा जीरोज मिलेंगे? आइए एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। 2.52 तो मिला, लेकिन इस बार हमें 4 एक्स्ट्रा जीरोज ही मिले। चलिए हम इसे 5 कर देते हैं। अब क्या होगा, अब हमें 2.525 तो मिला, लेकिन साथ में 3 एक्स्ट्रा जीरोज मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फ्लोट डेटा टाइप है उसका डेसिमल प्रिसीजन कितना है, पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक है। यदि आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 2 पॉइंट जो लिखा हुआ है, ध्यान से देखना है यहाँ पे आउटपुट को। पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 डिजिट है। यानी फ्लोट डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डेसिमल प्लेसेस तक क्या करता है, प्रिसीजन को होल्ड करके रखता है, यानी उसका प्रिसीजन वहां तक है। उसके आगे अगर आप इसे वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वहां पे चेंज हो जाएगा, है ना, यानी कि आपका वैल्यू वहां पे लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे प्रोवाइड करें 5 2 5 6 9, तो अभी कितना हुआ, टोटल 5 हुआ, 6 कर देते हैं। तो क्या है, 5 2 5 6 9 6। अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराएं तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 2.525696। क्या हमारे आउटपुट में कोई डिफरेंस है? नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसे 6965 कर देते हैं। तो हमारा जो वैल्यू है FL का वो क्या है, 2.5256965। चलिए अब हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, क्या हमें सेम आउटपुट मिलेगा? तो ये देखिए 2.52569 एंड देन 7 मिल गया। ये क्या हुआ, ध्यान से देखना है, 525 बिल्कुल सही है, 69 भी सही है, लेकिन ये 65 के जगह यहाँ पे 7 आ गया। यानी कि क्या हुआ कि जो हमारा फ्लोट है डेटा टाइप, ये क्या करता है, डेसिमल के बाद 6 प्लेस तक प्रिसीजन प्रोवाइड करता है। काउंट कीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6। तो इसने क्या किया, इस 5 को राउंड ऑफ करके यहाँ पे कर दिया 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 52569 और यहाँ 65 के जगह क्या आ चुका है, यहाँ पे 7। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि फ्लोट क्या है। फ्लोट एक डेटा टाइप है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को क्या करता है, होल्ड करता है, लेकिन आफ्टर डेसिमल वो क्या करता है, 6 प्लेसेस तक ही प्रिसीजन को रखता है। आई होप आप लोग समझ गए। डबल की बात कर लेते हैं। डबल क्या है, वो डबल प्रिसीजन को होल्ड करता है। फ्लोट हैज सिंगल प्रिसीजन बट डबल हैज डबल प्रिसीजन। अब ये सिंगल प्रिसीजन डबल प्रिसीजन का मतलब क्या है कि फ्लोट जो है वो टोटल कितना था, 6 डेसिमल प्लेसेस ऑफ प्रिसीजन था। डबल में क्या हो जाता है, वो 15 डेसिमल प्लेसेस ऑफ प्रिसीजन करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसे हटा लेते हैं हम लोग। ओके, डबल, और डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कराएंगे। अब आपको समझ में आ चुका है कि हम लोग वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन सेम लाइन में करवा सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे 2.5 और इसे प्रिंट कराएंगे। आपको ध्यान देना है कि जब हम लोग कोई भी डबल वैल्यू को प्रिंट करा रहे होते हैं तो उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है %LF। क्या होता है, %LF। अब ये आपको याद रखना है। नाउ हम किसके वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, डी के वैल्यू को, तो हमने डी लिखा और सेमीकोलन नेसेसरी है। चलिए इसे अब हम लोग कमेंट कर लेते हैं क्योंकि इसकी नीड हमें अभी नहीं है। आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें 2.5 मिलना चाहिए, लेकिन क्या हमें 2.5 मिलेगा, ये देखिए यहां पे हमें क्या मिला, 2.5 एंड देन उसके बाद 1 2 3 4 एंड 5 0 हमें एक्स्ट्रा मिले। फ्लोट में भी क्या था, हमें 5 0 ही एक्स्ट्रा में मिले थे।
तो ऐसा फ्लोट में भी होता था। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ आखिर? डिफरेंस ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डबल होता है हमारा, उसका प्रिसीजन कितना होता है? 15 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आप प्रिसीजन का मतलब समझ लीजिए। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? प्रिसीजन का सिंपली सा मतलब है एक्यूरेसी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। अब एक्यूरेसी कैसे डिटरमाइन होता है फ्लोटिंग पॉइंट का? तो डेसिमल यानी कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक वो है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2.5 लिखूं तो इस वैल्यू का प्रिसीजन क्या है? 1 है। अगर यही मैं इसे कर दूं 2.525 तो इसका प्रिसीजन क्या हो गया? इस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का प्रिसीजन हो गया क्या? 3 हो गया। आई होप आप लोग समझ गए। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हम क्या कर रहे थे कि जो डबल होता है हमारा, वो क्या करता है? 15 डेसिमल प्लेसेस तक। ये क्या करता है? 15 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिसीजन बनाए रखता है। नाउ लेकिन हमें यहां तो नहीं दिख रहा है, यहां तो हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि जो डबल डेटा टाइप है, ऑल्दो उसका प्रिसीजन 15 डेसिमल प्लेसेस तक होता है, लेकिन जो डिफॉल्ट होता है बाय डिफॉल्ट वो 6 डेसिमल प्लेसेस तक ही होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखे 2.5 या 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो अगर अब हम इसे एग्जीक्यूट कराएं तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? ये देखिए 2.12345 6। अगर हम यहाँ पे कर दें 789 तो हमें ये 789 नहीं मिलेगा। चलिए एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। ये देखिए 2.12345 एंड 7। यहाँ पे क्या हुआ? हमें 6 डेसिमल प्लेसेस तक की, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6 की जगह क्या हो गया? ये 6 की जगह हो गया हमारा 7 हो गया। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि डबल का जो बाय डिफॉल्ट प्रिसीजन होता है वो 6 होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 6 होता है। हम क्या कर सकते हैं? इसे 15 डेसिमल प्लेसेस तक इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब हम इसके आउटपुट को लिख रहे होते हैं, यानी कि जब हम इसे प्रिंट करवा रहे होते हैं या इसका यूज कर रहे होते हैं कहीं, तब हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है एक्सप्लिसिटली। यानी कि अगर हमें इस पूरे डेसिमल प्लेसेस को प्रिंट करना है तो टोटल कितना है? काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर में कि हमें क्या करना है? डेसिमल प्लेस के बाद 9 डेसिमल प्लेसेस तक हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0.9। इसका मतलब हम बता रहे हैं एक्सप्लिसिटली कि हमें पॉइंट के बाद टोटल 9 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू को प्रिंट करवाना है। अब हम इसे एग्जीक्यूट अगर करवाएं तो ये देखिए, ये क्या किया इसने? टोटल 9 प्लेस तक इसने प्रिंट कर दिया है स्टूडेंट। आगे ये बात समझ में? चलिए अब 15 वाला केस समझ लेते हैं कि हमने बोला कि डबल का जो मैक्सिमम होता है वो 15 होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसे कर देंगे 15, 0.15 यानी कि 15 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट करो, और इसे बढ़ाकर 15 कर देते हैं। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये जब हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखिए हमारा आउटपुट क्या आता है। हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आया है, जैसा हमारा इनपुट है वैसा हमारा आउटपुट आया है। कहीं यहाँ पे कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। फिर से देख लीजिए 2.123456789012345 टोटल 15 है। यहाँ पे भी देख लीजिए 2.123456789012345 टोटल 15 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा प्रिसीजन है, बरकरार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इससे बड़ा हो जाएगा यानी कि हमारा प्रिसीजन 15 से भी ज्यादा हो जाएगा, तब यहाँ पे डबल भी काम नहीं आएगा। उसके लिए फिर हम दूसरे कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जो कि अभी आपको बेसिक सी में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कैसे मान ले? चलिए देख लेते हैं। हम इसके प्रिसीजन को कर देते हैं, मान लिया जाए 20, और डबल में कोई एक ऐसा वैल्यू स्टोर करा देते हैं जिसका प्रिसीजन बहुत ज्यादा हो। जैसे पाई का वैल्यू 22/7, 22/7.0, ये सही रहेगा। अब हमने 22/7 क्यों 7.0 क्यों किया, 22/7 क्यों नहीं किया? तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में हमें पढ़ना है। जब हम लोग ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन पढ़ रहे होंगे तो पढ़ेंगे, थोड़ा सा जान लीजिए। जब हमारा कोई एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है तो उसका एक कंडीशन होता है क्या, कि जो फर्स्ट कांस्टेंट का टाइप है, जो सेकेंड कांस्टेंट का टाइप है, एंड साथ में इंट, इन तीनों में से जो बड़ा होता है उस टाइप का वैल्यू आता है। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ 7 रहने देते हैं तो फर्स्ट कांस्टेंट का टाइप हो गया इंटीजर,
क्योंकि हर एक जो इंटीजर वैल्यू होता है बाय डिफॉल्ट सी में उसका टाइप इंट होता है। 7 का टाइप हो गया इंट और कंपेयर होगा इंट के साथ तो हमारा वैल्यू आएगा इंट, लेकिन हमें तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक आइदर 22 को या 7 को क्या करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट बना देंगे। इसलिए हमने क्या कर दिया, 7.0 कर दिया। कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जस्ट ये समझिए कि 22/7 का जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आएगा वो डी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, 20 क्या, हम इसे 25 कर देते हैं ताकि हमें एकदम अच्छा से आउटपुट मिले, लेकिन हालांकि हमें मिलेगा नहीं। हम सबको पता है कि जब हम 22/7.0 करते हैं तब क्या होता है, 3.142857 है ना, 142857 142857 142857 ऐसे क्या होता है, चलते जाता है। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करा के एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या हमें एग्जैक्ट आउटपुट मिलता है 25 डेसिमल प्लेसेस तक, या 15 के बाद इसके वैल्यू में कुछ गड़बड़ हो जाता है। चलिए इसे एग्जीक्यूट कराते हैं और देख लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 पॉइंट, इसे इग्नोर कीजिए। डेसिमल के बाद देखिए 142857 142857 1428, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारा वैल्यू गड़बड़ा गया है ना, यानी कि इसके बाद हमें प्रिसीजन नहीं मिला। तो कितने डेसिमल प्लेसेस तक आया, चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डेसिमल प्लेसेस तक हमें प्रिसीजन मिला। ये देखिए 1 4 2 एंड देन 8, 15 to 16 डेसिमल प्लेसेस तक हमें यहाँ पे क्या मिला है स्टूडेंट, प्रिसीजन मिला। इसके बाद हमारा वैल्यू क्या हुआ, यहाँ पे स्टोर नहीं हो पाया, लेकिन हमारा एग्जैक्ट वैल्यू क्या होना चाहिए था, 1428 अगेन 57 देन 142857, इस प्रकार से होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। जिससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमारा डबल डेटा टाइप है उसका प्रिसीजन क्या होता है, 15 डेसिमल प्लेसेस तक होता है। आई होप आप लोग डबल को अच्छे से समझ गए होंगे। साइज की बात हम यहीं पे कर लेते हैं स्टूडेंट। फ्लोट और डबल का फ्लोट जो होता है वो आपका, अगर हम 16 बिट कंपाइलर की बात करें तो 16 बिट कंपाइलर में फ्लोट आपका 4 बाइट का होता है और डबल आपका 8 बाइट का होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, या हम लोग लास्ट में साइज के बारे में डिस्कस कर लेंगे। 16 बिट को लेकर हम लोग चलेंगे क्योंकि एग्जाम में आपसे 16 बिट को लेकर पूछा जाता है। फ्लोट 4 बाइट का होता है और डबल 8 बाइट का होता है। यहां तक हमने जितने भी बेसिक डेटा टाइप्स थे स्टूडेंट, दैट इज हमने कैर को समझ लिया, इंट को समझ लिया, हमने फ्लोट को समझ लिया, हमने डबल को समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे टाइप क्वालिफायर्स। अब टाइप क्वालिफायर्स क्या होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ, साथ में मैं कमेंट करता हुआ जाऊंगा, और आपको ये सोर्स कोड तो प्रोवाइड करा ही दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग डिस्क्रिप्शन से जरूर से इसे डाउनलोड कर ले, क्योंकि एक बार आप इसे देखिएगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कराते जाइएगा, आप लोग समझते जाइएगा, या आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने से भी ट्राई कर सकते हैं। तो हम लोग अब समझेंगे स्टूडेंट टाइप क्वालिफायर्स। टाइप क्वालिफायर्स क्या होते हैं, नेम से आपको पता चलेगा कि ये टाइप को क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, है ना, यानी उसमें कुछ चेंजेस करेंगे टाइप में। तो चलिए ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका साइन क्वालिफायर्स। क्या होता है, साइन क्वालिफायर्स, यानी ये साइन बताता है टाइप का कि आइदर ये साइंड टाइप का होगा या अनसाइंड टाइप का होगा। ठीक है, कितना तरह के होते हैं, साइंड और दूसरा होता है अनसाइंड। ध्यान से समझना है, बिल्कुल ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, टाइप क्वालिफायर्स में फर्स्ट क्या हुआ आपका, साइन क्वालिफायर्स, जो कि 2 तरह का होगा, एक होगा साइंड, दूसरा होगा अनसाइंड। अभी हम लोग दोनों को डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डेटा टाइप पे इस साइन क्वालिफायर्स को लगाएंगे भी, ताकि आपको समझ में आए। साइन क्वालिफायर्स के बाद दूसरा जो टाइप क्वालिफायर्स होता है वो होता है साइज क्वालिफायर्स, जो कि क्या करता है, साइज में चेंजेस करता है। अब साइज क्वालिफायर्स भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका शॉर्ट और दूसरा होता है आपका लॉन्ग। ठीक है, एक होता है आपका शॉर्ट और दूसरा होता है लॉन्ग। ये दोनों क्या होते हैं, डेटा टाइप के साथ प्रीफिक्स किए जाते हैं ताकि उसके साइज क्या किया जा सके, चेंज किया जा सके। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे स्टूडेंट। तो आइए इसे हम लोग डेटा टाइप के साथ लगा कर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टूडेंट साइन क्वालिफायर्स या साइन क्वालिफायर्स। हाँ, पहले साइन क्वालिफायर्स देख लेते हैं, देन हम लोग देखेंगे साइज क्वालिफायर्स। ठीक है, साइन क्वालिफायर्स क्या कहता है स्टूडेंट कि साइंड और अनसाइंड, जैसा आपको नेम से पता चल रहा होगा, साइंड का मतलब क्या हुआ कि वो साइंड है, यानी कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जहां पे अनसाइंड की बात आ जाएगी, यानी पे अनसाइंड,
इसका हिंदी का मतलब क्या हुआ, नहीं है साइंड, है ना, अनसाइंड है ये, यानी कि इसमें साइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। यानी जो अनसाइंड डेटा टाइप होंगे वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करेंगे, जो साइंड डेटा टाइप होंगे वो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा वैल्यू हो सकता है, क्या कैरेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, हो सकता है। कैसे हो सकता है, ए पॉजिटिव नेगेटिव होगा क्या, बी पॉजिटिव नेगेटिव होगा क्या, नहीं, ए तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, ना बी होगा पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने आपको बोला था कि जो कैरेक्टर है हम लोग उसमें इंटीजर वैल्यू को भी स्टोर करा सकते हैं, तो यानी कि वहां पे जब इंटीजर वैल्यू हमारा स्टोर हो रहा है तो वहां पे साइंड और अनसाइंड का कॉन्सेप्ट आएगा। इंट डेटा टाइप में क्या हम साइंड और अनसाइंड का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो इंटीजर वैल्यू स्टोर हो रहा है। क्या हम फ्लोट में साइंड और अनसाइंड का यूज कर सकते हैं, क्या हम फ्लोट में साइंड और अनसाइंड के कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स होते हैं, डेट इज फ्लोट और डबल, वो डिफरेंट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं मेमोरी में वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। वहां पे प्रिसीजन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन, हम लोग अभी समझेंगे थोड़ा सा उनको भी, ठीक है। तो यानी कि हम लोग साइन क्वालिफायर्स डेट इज साइंड और अनसाइंड का यूज तीन डेटा टाइप, जो तीन हमारे बेसिक डेटा टाइप से, कैरेक्टर पे कर सकते हैं और इंट पे कर सकते हैं, बस कैरेक्टर, सॉरी तीन नहीं, दो डेटा टाइप कैरेक्टर और इंट पे हम लोग कर सकते हैं। तो आइए इसका यूज करते हैं, इसे हम लोग कमेंट कर लेंगे, ओके, इसे क्या करते हैं, कमेंट कर लेते हैं और आ जाते हैं नीचे। देखिए अगर हम लोग लिखें साइंड इंट, इसका मतलब क्या हुआ, साइंड इंट का मतलब यह है कि हम इसमें पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं। सॉरी यहाँ पे हमें वेरिएबल का नेम भी देना होगा, आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं ना, हमें यहाँ क्या देना है, वेरिएबल का नेम भी तो देना है। साइंड इंट, ये क्या हुआ, ये टोटल एक डेटा टाइप हो गया, पहले क्या था, सिर्फ इंट एक डेटा टाइप था, नाउ हमने प्रीफिक्स कर दिया साइंड, तो अब ये क्या हो गया, ये टाइप क्वालिफायर्स, और टाइप क्वालिफायर्स में भी कौन सा, साइन क्वालिफायर्स इंट के साथ लग गया। तो ये बता रहा है कि इस ए वेरिएबल में हम पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव इंटीजर वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखे 10, ये भी वैलिड है, अगर हम यहाँ पे लिखे -10, ये भी आपका परफेक्टली वैलिड है, ठीक है। नाउ मगर अगर हम, चलिए इसे हम एक बार एग्जीक्यूट करा के दिखा देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रिंटफ हम लोग जल्दी से लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे %d एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a, क्योंकि हमें a के वैल्यू को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो अभी आउटपुट क्या आएगा हमारा, -10 आएगा, ये देखिए -10 आ गया। और आप लोग अगर इसे एग्जीक्यूट कराएं तो आउटपुट आपका 10 आएगा, ये देखिए 10 आ गया, कहीं यहाँ पे किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। लेकिन यही अगर हम इसे अनसाइंड कर दें, अगर हम इसे क्या कर दें, अनसाइंड कर दें, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर हम अनसाइंड कर दिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बता रहा है कि ये जो ए वेरिएबल है ना, इसमें आप सिर्फ अनसाइंड इंट वैल्यू को ही स्टोर करा सकते हैं। हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या करता है, डेटा का टाइप बताता है। हम किसी पार्टिकुलर वेरिएबल में जो डेटा को स्टोर करा रहे हैं वो डेटा किस टाइप का होगा, है ना। तो इस पार्टिकुलर वेरिएबल ए में हम जो वैल्यू स्टोर कराएंगे वो अनसाइंड इंट टाइप का होना चाहिए। तो क्या 10 अनसाइंड इंट है, बिल्कुल 10 क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोर 10 हो जाएगा। हम लोग अगर इसे प्रिंट कराएं, और ध्यान देना है अनसाइंड इंट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है %u, तो हम लोग यहाँ पे %d की जगह %u देंगे एंड देन इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारा आउटपुट आ गया 10। मगर क्या हो अगर हम इसे -10 प्रोवाइड कर दें, क्या ये हमें कोई एरर देगा, नहीं, हमें एरर ये नहीं देगा। तो आखिर क्या होगा, चलिए एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। यहां पे क्या हुआ, हमें आउटपुट कुछ अनएक्सपेक्टेड आउटपुट मिल गया। क्या मिला हमें, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट मिल गया। तो क्या ये अनएक्सपेक्टेड आउटपुट है या इसे कैलकुलेट किया जा सकता है, बिल्कुल हाँ, इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ये अनएक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं है, लेकिन
अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि अगर आप अनसाइंड इंट किसी वेरिएबल का टाइप देते हैं तो आप उसमें केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। क्या हो, अगर आप किसी अनसाइंड इंट वेरिएबल में किसी निगेटिव वैल्यू को स्टोर कर दें तो वहां पे क्या होता है, उस निगेटिव वैल्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यू प्रिंट होता है। अब ये लूप कैसे चलता है ये हम लोग समझेंगे दूसरे वीडियो में, जब हम लोग इस पे क्वेश्चन कर रहे होंगे ना। इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन आपसे जो गेट लेवल का एग्जाम होता है, जो आपका DRDO इसरो का एग्जाम होता है, ठीक इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एकदम बस 2 लाइन का कोड दिया होगा, लिखा होगा मेन के अंदर अनसाइंड इंट a इक्वल्स -10 प्रिंट %u a, बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। कई लोग तो सीधा -10 देंगे, कई लोग ये सोचेंगे कि अनसाइंड इंट है तो साइन नहीं लेगा तो 10 हो जाएगा, कई लोग 10 आउटपुट देंगे, लेकिन ना -10 होगा ना 10 होगा। आप लोग देख सकते हैं ये 4294967286 है। अब आप बोलिएगा सर आप इतना तो बोल रहे हैं लेकिन कैसे आ रहा है ये तो नहीं बता रहे हैं। थोड़ा सा आपको बता देते इस वीडियो में। देखिए होता क्या है, जो अनसाइंड इंट का साइज है यानी कि जो रेंज है, और रेंज के बारे में अभी मैंने आपको नहीं बताया तो यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट करके हम आपको बता दे रहे हैं। अनसाइंड इंट का जो होता है वो होता है 0 to, देखिए मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं देख के आपको बता रहा हूँ। अनसाइंड इंट का होता है 0 to 4294 429496 9496 7295 और ये मैं आपको बता रहा हूँ 32 बिट के अकॉर्डिंग, ठीक है, 16 बिट के अकॉर्डिंग नहीं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसे अगर नीचे लिख ले तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, 0 to 4294967295। अब देखिए थोड़ा सा आपको इससे मैचिंग मिल रहा होगा, है ना, लेकिन अभी भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, आखिर ये हुआ कैसे। तो देखिए होता क्या है, जब आप किसी अनसाइंड डेटा टाइप में, किसी अनसाइंड डेटा टाइप के वेरिएबल में साइंड वैल्यू को स्टोर कराते हैं, तब ये क्या है, -10 है। यानी कि इस -10 को हम लोग स्टूडेंट, ध्यान दीजिए यहां पे, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान दीजिए, देखिए मैं आपको बेसिक से समझा दे रहा हूं, थोड़ा सा इसमें 5 मिनट का मात्र समय लगेगा, समझ लीजिए, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा होता है, आपको सीखना है, समय देना होगा आपको, ध्यान दीजिए। देखिए जब इसका रेंज जो है ये सिर्फ साइंड में है, हम क्या कर रहे हैं, निगेटिव वैल्यू का स्टोर करा रहे हैं, तो -1 जो होगा स्टूडेंट वो रिप्रेजेंट करेगा इस वैल्यू को 4294967295। यानी होता क्या है, ध्यान दीजिए, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 4294967295 तक वैल्यू आ गया। अब क्या होगा, ये वैल्यू दोबारा नीचे से ऊपर की ओर चलेगा निगेटिव में। और ये बात समझ में, मीन्स क्या, अनसाइंड इंट का टोटल वैल्यू क्या है, रेंज क्या है, 0 to 4294967295। ये तो आया पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन आप इसमें निगेटिव वैल्यू को स्टोर नहीं करा सकते हैं। यदि आप कराते हैं तब क्या होगा, ये बॉटम से टॉप की ओर जाएगा, यानी कि -1 रिप्रेजेंट करेगा सबसे बॉटम वैल्यू को, यानी कि -1 रिप्रेजेंट करेगा 4294967295 को। सिमिलरली -2 रिप्रेजेंट करेगा इससे एक कम को, यानी कि 4294967295 नहीं 94 को। सिमिलरली -3 रिप्रेजेंट करेगा एक कम को, यानी कि ये टॉप पे जा रहा है 4294967293 को। इसी प्रकार से अगर हम लोग करते करते -10 तक चले जाएं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप इसमें 9 घटा दीजिए। अगर आप इसमें 9 को घटा दे तो क्या हो जाएगा, 95 में 9 घट गया तो कितना बच गया, 95 में आप लोग 9 घटाइए, देखिए कितना आता है, 86 आता है ना, 86। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 86 है। अब कैसे आया सर, 9 क्यों घटाएं, देखिए -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वैल्यू, -2 को रिप्रेजेंट करेगा इससे एक कम वैल्यू, यानी अगर हमें -2 का वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर हमें -3 का वैल्यू निकालना है तो इससे 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर हमें -10 का वैल्यू निकालना है तो हमें इस वैल्यू से क्या करना पड़ेगा, 9 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर हम इस वैल्यू से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा वैल्यू आएगा 4294967286 एंड
दैट इज आवर आउटपुट। आई होप आप लोग समझ गए। नहीं समझे, हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले जस्ट इस 10 दिन में ही। इस 10 दिन में आपका सी लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगा, साथ में आपका ये टोटल कोर्स कंप्लीट होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, साथ में प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे, पैटर्न डिजाइन करेंगे, सारी चीजों को हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। नाउ ये तो हम लोग समझ गए अनसाइंड इंट के बारे में, ठीक है। इसी प्रकार से आपका अनसाइंड कैर भी होता है स्टूडेंट, यानी कि अगर आप बात करें साइंड कैर की, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं। और देखिए अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए अब हम लोग एक चीज करेंगे, रेंज को समझेंगे। तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, अनसाइंड इंट हो गया, इसी प्रकार से आपका साइंड इंट और यानी कि साइंड कैर और अनसाइंड कैर भी होता है। अब बात करते हैं रेंज की, यानी कि अनसाइंड इंट का जो ये रेंज है, ये आखिर कहां से आया, ये कौन डिफाइन करता है, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो इसे समझने के पहले साइज क्वालिफायर को समझना जरूरी है, और साइज क्वालिफायर को समझने के पहले हम लोग बेसिक डेटा टाइप्स के साइज के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, या तो आप साइज को याद रख सकते हैं, ठीक है, मीन्स 16 बिट के क्या साइज होते हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक बार। अगर हम बात करें 16 बिट कंपाइलर की, 16 बिट कंपाइलर की यदि हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो जो हमारा कैर होता है, कैर 1 बाइट का होता है, ठीक है। जो हमारा इंट होता है ये 2 बाइट का होता है, ध्यान देना है, आपको याद रखना है, ठीक है। जो हमारा फ्लोट होता है, फ्लोट 4 बाइट का होता है, और डबल हमारा 8 बाइट का होता है। ओके, डबल हमारा क्या होता है, 8 बाइट का होता है। ये हो गया 16 बिट कंपाइलर के अकॉर्डिंग। और आपसे एग्जाम में अगर कुछ नहीं बताया जाए, अगर बोल दिया जाए 32 बिट कंपाइलर, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ नहीं बोला जाए, सीधा साइज लिखने बता दिया जाए, तब आपको ये एज्यूम करके चलना है कि ये 16 बिट कंपाइलर पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और ये आपको वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। अब हम लोग बात कर सकते हैं साइज क्वालिफायर की। साइज क्वालिफायर पर अगर हम लोग चले, तो साइज क्वालिफायर हमने पढ़ा था क्या, 2 होते हैं, एक शॉर्ट और दूसरा लॉन्ग। तो आपको नेम से पता चल रहा होगा ना, एक है शॉर्ट और दूसरा है लॉन्ग। तो शॉर्ट क्या करेगा, साइज को शॉर्ट कर देगा, कम कर देगा। लॉन्ग क्या करेगा, साइज को बढ़ा देगा। तो शॉर्ट का यूज स्टूडेंट हम लोग कहां कहां कर सकते हैं, और लॉन्ग का यूज हम लोग कहां कहां कर सकते हैं, यानी कि किन किन डेटा टाइप में कर सकते हैं। तो शॉर्ट का यूज हम लोग इंट में ही कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग का यूज हम लोग इंट और डबल दोनों में कर सकते हैं। अब इसका यूज करने से आखिर होगा क्या, आइए हम लोग समझ लेते हैं। सो शॉर्ट और लॉन्ग की बात हम लोग अब यहां पे कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट का यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लिखे शॉर्ट इंट, इसका मतलब क्या होता है, ये इंट का जो साइज होता है उसके साइज को डिक्रीज कर देता है। अगर हम 16 बिट कंपाइलर की बात करें, तो एक 16 बिट कंपाइलर में जो शॉर्ट इंट होता है, एक शॉर्ट इंट का साइज क्या हो जाएगा, देखिए इंट का साइज 2 बाइट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि शॉर्ट इंट का साइज क्या हो जाएगा, 1 बाइट हो जाएगा। अगर उसी प्रकार आप 16 बिट कंपाइलर में लॉन्ग इंट की बात करें, देखिए मैं 16 बिट कंपाइलर में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है, और अभी हम बताएंगे 32 बिट या आप जो भी सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका साइज कैसे आप गेट कर सकते हैं। तो लॉन्ग इंट की अगर बात करें, तो यहाँ पे इंट का साइज क्या है, 2 बाइट है। अगर आप लॉन्ग इंट कर देते हैं तो 16 बिट कंपाइलर में इसका साइज क्या हो जाएगा, 4 बाइट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप डबल में लॉन्ग को लगा सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग डबल की बात करें, तो लॉन्ग डबल, डबल आपका कितने बाइट का होता है, 8 बाइट का होता है। लॉन्ग डबल आपका 10 बाइट का हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके आगे यहाँ पे आपका शॉर्ट और लॉन्ग का कॉन्सेप्ट जो था वो खत्म हो गया। आप लोग समझ सकते हैं कि कितने बाइट का है, रेंज क्या होगा वो हम लोग अभी समझेंगे। तो अब जो हमारे पास कुछ नए कॉम्बिनेशन बन के उभरे हैं, यानी कि हमारे पास शॉर्ट इंट आया है, हमारे पास लॉन्ग इंट आया है, तो क्या हम इसमें भी साइन क्वालिफायर्स को लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। यानी कि हम साइंड शॉर्ट इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट, इस प्रकार का कुछ लिख सकते हैं। साइंड लॉन्ग इंट या अनसाइंड लॉन्ग इंट, कुछ इस प्रकार का भी लिख सकते हैं। तो आइए उसे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि अगर आप किसी भी डेटा टाइप में साइन क्वालिफायर का यूज नहीं करते हैं,
यानी कि हमने कैर में क्या साइन क्वालिफायर का यूज किया? नहीं। मतलब क्या, अगर हम सिर्फ इस प्रकार से लिखे इंट आई, तो ये जो हमारा आई वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है ये इंट टाइप का है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हम इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? मीन्स क्या ये साइंड है या सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं? मीन्स क्या ये अनसाइंड है? तो यहां पे ध्यान रखना है क्या कि अगर आपने डेटा टाइप में साइन क्वालिफायर का यूज नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट वो साइंड टाइप का होता है, SIGNED। वो क्या होगा? साइंड टाइप का होगा। यानी कि आप उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लिखे इंट आई या आप लिखे सेमीकोलन में हटा दे रहा हूं, या आप लिखे सेमीकोलन रहने देते हैं, ठीक है, आपको समझ में आएगा। साइंड इंट आई, ओके, साइंड इंट आई, ये दोनों क्या है? सेम है। यानी कि आप इंट आई डिक्लेयर करें या आप साइंड इंट आई डिक्लेयर करें, दोनों डिक्लेरेशन, बोथ द डिक्लेरेशंस आर सेम। तो इसे हम कमेंट कर दे रहे हैं ताकि आप जब भी इस सोर्स कोड को पढ़े तो आपको ध्यान रहे कि ये दोनों क्या है? सेम है। लिख दे रहा हूं मैं, आर सेम, ओके। तो मतलब जब हम लोग साइन क्वालिफायर्स नहीं दे रहे हैं किसी इंटीग्रल डेटा टाइप में, तो वो इंटीग्रल डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट साइंड टाइप क्वालिफायर का यूज कर रहा है। यानी हम उसमें पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। तो हमने अभी तक डेटा टाइप को समझ लिया, बेसिक डेटा टाइप्स को। हमने टाइप क्वालिफायर्स में साइन क्वालिफायर्स दैट इज साइंड और अनसाइंड को समझ लिया। हमने साइज क्वालिफायर्स दैट इज शॉर्ट और लॉन्ग को समझ लिया, जो कि क्या करता है, आपके जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं उनके आगे प्रीफिक्स में लगता है और उनके साइज को घटा देता है या बढ़ा देता है, और सारे में नहीं लगता है। आपको कैर में नहीं लगाना है। आप इंट में क्या कर सकते हैं? शॉर्ट या लॉन्ग का यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर हम 16 बिट कंपाइलर की बात करें तो इंट 2 बाइट का होता है, शॉर्ट इंट उसे 1 बाइट का कर देगा, लॉन्ग इंट उसे 4 बाइट का कर देगा। अब 1 बाइट 4 बाइट करने से हमें आखिर फायदा क्या होगा? आप ऐसा पूछ सकते हैं कि सर हम दोनों में तो इंटीजर वैल्यू में स्टोर कराएंगे ना, तो ये मेमोरी स्पेस इंक्रीज होने से क्या फायदा हो रहा है? तो अब हमने आपको अभी तक रेंज का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, ठीक है। यहां से हम लोग रेंज का कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। इसमें मात्र 5 से 10 मिनट लगेगा, आप लोग थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए, ये हो गया आपका साइज, ठीक है, 16 बिट कंपाइलर पे। तो आपको रेंज जब पता करना है तो आपको पता होता है कि 1 बाइट में टोटल कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं, है ना। 1 बाइट का मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, 1 बाइट का मतलब हो गया कैर की। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पहले 1 बाइट, अगर हम इसकी बात कर ले तो बाकी सारे का आपको समझ में आ जाएगा। सो 1 बाइट इज इक्वल्स 8 बिट्स, ये आप सारे लोगों को पता होगा, आई होप, ठीक है। नहीं पता है तो जान लीजिए 1 बाइट में टोटल 8 बिट्स होते हैं। अब अगर हमारा जो टाइप है वो साइंड है ना, यानी कि अभी कैर हमारा क्या है? साइंड है। तो साइंड में क्या होता है कि पॉजिटिव भी हो सकता है हमारा वैल्यू या निगेटिव भी हो सकता है। तो उस रिप्रेजेंटेशन के लिए, उस न्यूमेरिक वैल्यू को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारा MSB होता है, दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो रिजर्व होता है साइन बिट के लिए। यानी कि 1 बाइट में है तो हमारे पास 8 बिट्स, लेकिन हम 7 बिट्स का यूज करके ही वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जो हमारा 8 नंबर का बिट्स होगा, 8 बिट्स होगा, 8वां बिट होगा, वो यूज होगा साइन को स्टोर करने के लिए। यानी या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, जो MSB होगा, MSB जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, वो या तो 1 होगा, 1 का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव, 1 का मतलब क्या होगा? 1 का मतलब होगा निगेटिव, और 0 का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि अगर हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, यानी कि हमारा वैल्यू निगेटिव है, 2s कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है, और अगर 0 है तो वो पॉजिटिव है, सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे काफी सारी बातें आ गई है ना, आपको लग भी रहा होगा लेक्चर लंबा चला गया, समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं है, जो समझ में नहीं आ रहा है ये आर्किटेक्चर की बातें हैं। MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, फिर 2s कॉम्प्लीमेंट। आप लोग अगर डी पढ़े होंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो आई होप आपको आता होगा। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जब हम साइंड वैल्यू को रख रहे हैं
तब हम 7 बिट्स का यूज करके ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेंज थोड़ा सा कम होगा, लेकिन हम अनसाइंड की बात करें तो वहां पे हम 8 बिट का यूज कर सकते हैं वैल्यू को स्टोर कराने के लिए, क्योंकि साइन का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो अनसाइंड है यानी ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसीलिए उसमें ज्यादा वैल्यू को नहीं, उसका रेंज ज्यादा होगा। वैल्यू सेम स्टोर करा सकते हैं। 8 बिट का यूज करके हम टोटल कितने वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं? 2 टू द पावर 8, है ना। 2 पावर 8 क्या हो जाएगा? 2 पावर 8 कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार से लिख देते हैं। हालांकि ये एक ऑपरेटर होता है सी में, ठीक है, इसके चर्चा हम लोग ऑपरेटर में करेंगे। तो 2 पावर 8 कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका 2 पावर 8 टोटल कितना हो जाएगा? 8, 16, 32, 64, 128 और 256, यानी टोटल हम 256 वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। नाउ अब अगर हम साइंड की बात करें, ठीक है, तो साइंड की बात करें तो साइंड कैर, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? साइंड कैर का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू कैसे? सीधा रेंज लिख देते हैं। साइंड है ये, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 पावर 8 यानी कि 256 होना चाहिए, लेकिन 256 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 256? क्योंकि हम 8 बिट का यूज थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग तो 7 बिट का ही यूज करेंगे, क्योंकि हमारा MSB जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट था वो तो यूज हो गया हमारा साइन बिट के लिए। तो 2 पावर 7 कितना होता है? 2 पावर 7 होता है 128। 2 पावर 7 क्या होता है? 128। लेकिन हम 128 को भी स्टोर नहीं कर सकते हैं। क्यों? आप लोग जब मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कीजिएगा, यहां मैं नहीं कर सक रहा हूं, लेकिन फिर भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। टोटल 8 बिट्स है हमारे पास, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लिया जाए ये टोटल हमारे पास 8 नहीं, टोटल 7 बिट, ठीक है। यहाँ पे हम आ जा रहे हैं और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम बिट लिखें, इस 7 कॉरेस्पॉन्डिंग ये 8 है हमारा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, तो जो हमारा फर्स्ट है वो हमारा साइन होगा, यानी कि 0 होगा। 0 का मतलब क्या हो गया कि ये हमारा पॉजिटिव है। नाउ अब हम मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर कर सकते हैं? सारे में 1 कर देंगे, क्योंकि बाइनरी में रिप्रेजेंट होगा, यानी कि हम 7 1 दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया। और अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो ये होगा आपका 1 2 4 8 16, और ये क्या हो गया 16 32 64, और 64 और 63 ये हो जाएगा आपका 127 पॉजिटिव में। यानी साइंड कैर का जो रेंज होगा स्टूडेंट, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? प्लस 127। और निगेटिव क्या होगा? निगेटिव होगा माइनस 128। अब निगेटिव में माइनस 128 क्यों होगा स्टूडेंट? क्योंकि जो हमारा निगेटिव वैल्यू मेमोरी में स्टोर होता है वो 2s कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में होता है, ठीक है। और बाय यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट हम लोग 7 बिट का यूज करके माइनस 128 तक के वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइंड कैर का रेंज। लेकिन अगर हम अनसाइंड कैर के रेंज की बात करें, अगर हम अनसाइंड कैर के रेंज की बात करें तो ये क्या होगा? इसमें तो सिर्फ अनसाइंड वैल्यू ही जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम टोटल 8 बिट्स का यूज करेंगे, यहाँ पे 7 बिट का यूज नहीं करेंगे। तो 8 बिट का यूज करके हम टोटल 256 वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, है ना। 256 वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब अनसाइंड कैर हमारा 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? 256 तक नहीं, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 255 तक वैल्यू ना 256 स्टोर कर सकते हैं। 0 से 255 तक काउंट कीजिएगा तो 256 हो गया ना। जैसे अगर आप 0 से 5 तक काउंट कीजिएगा तो टोटल कितना वैल्यू होता है? 6 होता है। 0 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 6 वैल्यू हुआ। इसी प्रकार आप 0 से 255 तक काउंट कीजिएगा तो टोटल 256 वैल्यू हो गए। आपने 8 बिट्स का यूज किया, 8 बिट्स का यूज करके आपने 256 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया। यही फंडा यूज होता है आपका टोटल डेटा टाइप्स में। तो इसे हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं और आई होप कि आप इस तरह से बाकी सारे डेटा टाइप्स के कॉन्सेप्ट को पता कर सकते हैं। और देखिए, ये हमने आपको बताया 16 बिट कंपाइलर के लिए। अब यहां से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, कंपाइलर डिपेंडेंट की बात करते हैं। जो आपका डेटा टाइप्स होता है वो सारा कंपाइलर डिपेंडेंट होता है, यानी कि फिक्स्ड साइज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा कैर 1 बाइट का ही होगा, ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो साइंड कैर है, साइंड कैर का रेंज हमारा -128 to 127 ही होगा। ऐसा नहीं है कि इंट हमारा 2 बाइट होगा।
हमारा कंपाइलर 16 बिट का हो सकता है, 32 बिट हो सकता है, या आप में से कोई 64 बिट कंपाइलर का यूज कर रहे हो सकते हैं। तो उन सभी के केस में सिस्टम के आर्किटेक्चर पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो डेटा टाइप है उसका साइज क्या होगा। तो हम कैसे पता करें कि अभी जो हमारा सिस्टम है उसमें डेटा टाइप का क्या साइज है और क्या रेंज है। तो आई होप यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं सिस्टम डिपेंडेंट की कैसे पता करें। तो साइज पता करने के लिए हम लोग जो ऑपरेटर का यूज करते, देखिए हमने आपको ऑपरेटर बताया नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे यूज करेंगे साइज ऑफ। ठीक है, तो उसका यूज कैसे करते हैं, हम लोग लिखेंगे सिंपली प्रिंटफ। यहां पर मैं हेडिंग दे दे रहा हूं साइज ऑफ। ओके, साइज ऑफ। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सारे जितने भी डेटा टाइप है सारे का साइज हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, हमें सिंपली क्या करना है, साइज ऑफ। अगर हम कुछ इस प्रकार से लिखें साइज ऑफ, और हम इसे कोई भी डेटा टाइप प्रोवाइड करें, जैसे अगर हम इसे क्या प्रोवाइड करें तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, क्या डेटा टाइप का साइज। अब हमें क्या करना है, इसे प्रिंट कराना है, तो हम इसे क्या करेंगे, प्रिंट एफ के अंदर लिखेंगे। ओके, तो प्रिंट एफ के अंदर कैसे हम लोग लिख सकते हैं बताइए। प्रिंट एफ क्या करता है, स्टैंडर्ड आउटपुट पे हमें डिस्प्ले कराता है। तो हमें क्या डिस्प्ले कराना है, जो साइज होगा हमारा, हमें पता है साइज क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा। साइज कभी फ्लोट तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा ना कि 4.5 बाइट का है, 3.2 बाइट का है, ऐसा तो नहीं होगा। 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5 बाइट एंड सो ऑन, कुछ इस प्रकार से होगा। यानी कि एक तो ये इंटीजर होगा, दूसरा ये अनसाइंड इंटीजर होगा। कभी -1 साइज हो सकता है क्या, -2 साइज नहीं। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, %u देंगे। क्या लिखेंगे, %u। ये %u किस लिए यूज होता है, अनसाइंड इंटीजर के लिए। नाउ अब हमें क्या करना है, साइज ऑफ कैर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइज ऑफ कैर और सेमीकोलन। जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा तो इस सिस्टम आर्किटेक्चर के हिसाब से, यानी कि अभी देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है C और C++ का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है Win32, दैट इज 32 बिट है। तो यहाँ पे आपको 32 बिट पे जो कैर का साइज होगा C में वो दिखेगा। 16 बिट में हमने देखा था क्या, 16 बिट में हमने देखा था कैर का साइज 1 बाइट होता था। चलिए 32 बिट में देख लेते हैं। मैं एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ पे 2 आना चाहिए। 1 मिनट, यहाँ पे ये आउटपुट कहाँ से आ रहा है चेक कर लेता हूं मैं। तो ये जो वैल्यू है ये इतना ज्यादा कैसे आ रहा है, 1 मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, इसे हमने कमेंट नहीं किया है, लेट मी कमेंट इट। हाँ अब सही है। ओके, तो सारे प्रोग्राम को हमने यहाँ कमेंट कर दिया है। जो आपको सोर्स कोड में प्रोवाइड किया जाएगा वो कमेंट रहेगा, आप उसे अनकमेंट कर ले बाद में। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, कैर के साइज को प्रिंट कराएंगे। तो कैर का साइज स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कितना होता है। चलिए इसे दोबारा से हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं। ये देखिए हमें मिल गया 1, यानी कि कैर का साइज कितना होता है, 32 बिट पे 1 होता है। ओके, इसी तरह से हम लोग इंट का, फ्लोट का, डबल का, ठीक है, और हम लोग किसी भी डेटा टाइप का यहाँ पे साइज को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम लोग इसे क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे पेस्ट करेंगे। ठीक है, इस बार हम लोग क्या करेंगे, इंट का साइज निकालेंगे। इंट का साइज कितना होता है और इसे हम लोग कमेंट कर देंगे। चलिए, तो ये देखिए हमें क्या मिला है, इंट का साइज 4। अगर इसे थोड़ा सा फॉर्मेटेड आउटपुट हम लोग लिख ले तो थोड़ा देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। साइज ऑफ इंट, कुछ इस प्रकार से थोड़ा देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। साइज ऑफ इंट, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ज्यों का त्यों प्रिंट हो जाएगा। %u हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो %u की जगह क्या प्रिंट होगा, साइज ऑफ इंट का वैल्यू। और साइज ऑफ इंट क्या है, 32 बिट में। 16 बिट में हमने देखा इंट का साइज होता है 2 बाइट, पर चूंकि हम लोग 32 बिट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 32 बिट आर्किटेक्चर के हिसाब से आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा हमारा साइज ऑफ इंट इज 4। अभी हमारे इंट का साइज क्या है, 4 है। यहाँ इंट की जगह हम लोग फ्लोट लेकर देख सकते हैं। ठीक है, फ्लोट का साइज क्या आएगा यहाँ पे, ये देखिए साइज ऑफ इंट क्या आया आपका, 4 आया। चलिए हम लोग डबल का लेकर देखते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे डबल का साइज यहाँ पे। अच्छा, यहाँ इंट की जगह डबल कर दे रहे हैं। डबल का साइज यहाँ पे क्या आएगा, साइज ऑफ डबल 32 बिट में 8 ही आना चाहिए। यस, साइज ऑफ डबल क्या है, 8 है। लेकिन अगर हम लॉन्ग डबल की बात करें स्टूडेंट, लॉन्ग डबल का साइज 16 बिट में कितना होता है, 16 बिट में होता है 10 बाइट। पर यहाँ पे 10 बाइट नहीं होता है, यहाँ पे कितना होता है देखिए,
यहाँ पे होता है 12 बाइट, साइज ऑफ लॉन्ग डबल इज 12 बाइट। नाउ जब 12 बाइट है साइज, तो इसका प्रिसीजन भी ज्यादा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब देखिए, ये तो हो गया साइज की बात है। साइज ऑफ को आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसे भी मैं कमेंट कर दे रहा हूं ताकि कोई अनएक्सपेक्टेड आउटपुट ना आए। अब साइज को समझने के बाद हम लोग अब जल्दी से लास्ट हमारा जो टॉपिक बच रहा है आज के लेक्चर में वो समझ लेते हैं, डेट इज रेंज। रेंज कैसे पता करें हम, और देन प्रिसीजन कैसे पता करें। हमारा जो करंट आर्किटेक्चर है, क्या कोई ऐसा प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन मौजूद है? यस, बिल्कुल मौजूद है। देखिए, अगर आपको जो आपके पास इंटीग्रल डेटा टाइप है, यानी कि कैर हो गया, आपका इंट हो गया, या शॉर्ट इंट हो गया, ठीक है, लॉन्ग इंट हो गया, इन सभी के आपको अगर रेंजेज पता करने हैं तो एक हेडर फाइल है, देखिए क्या नाम है, limits.h। आप उस हेडर फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं और देन आप पता कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलेंगे सबसे टॉप लाइन पे, और यहां पे क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इंक्लूड कर लेंगे limits.h। ये देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप LIM लिखे तो limits.h का यहाँ पे इंक्लूड हम लोग कर चुके हैं। अब हम इसके सारे जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं हम उसका यूज कर सकते हैं। limits.h के अंदर काफी सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनका यूज करेंगे हम लोग रेंज को फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए कैसे आप यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रेंजेज ऑफ डेटा टाइप्स, या रेंजेज अच्छा नहीं लग रहा है, रेंज ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है। अब देखिए इसे फाइंड आउट करने का क्या तरीका है। आपको जब रेंज फाइंड आउट करना है तो सिंपली यहाँ पे हम लोग लिखेंगे printf, और जो हमारा रेंज आएगा यानी कि मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो वो क्या होगा, जो हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा वो इंटीजर होगा, तो यहाँ पे हम लोग %d का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैक्स वैल्यू ऑफ इंट इज %d। ओके, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ जाएगा तो इसे इतना कर लेते हैं। मैक्स वैल्यू ऑफ इंट इज %d। नाउ ये तो हो गया हमारा, ज्यों का त्यों प्रिंट हो जाएगा मैक्स वैल्यू ऑफ इंट इज, और %d ये क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो इसे क्या चाहिए, इसे एक साइंड इंट वैल्यू चाहिए। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो इंट का होता है वो जो limits.h है ना, उसके अंदर डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स डिफाइन है। हैश डिफाइन जो होता है, आई होप आपको पता हो, या नहीं पता हो तो हम लोग मैक्रो में पढ़ेंगे उसे, तो वो डिफाइन है। जो आपका इंट के लिए डिफाइन है वो है मैक्स, MA अगर आप लिखे तो आई होप आपको मिल जाना चाहिए, MAX मैक्स। अच्छा, इंट मैक्स है, ये देखिए इंट मैक्स क्या है, ये एक कांस्टेंट है जिसके अंदर इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन है। तो अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराएं तो इंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें मिलेगा, और चूंकि ये 32 बिट कंपाइलर है तो इंट का साइज 4 बाइट होता है, और 4 बाइट का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 21, 47, 48, 36 एंड 47। आई होप तो कहीं, अच्छा सेमी कॉलन नहीं लगाया हमने, तो हमने सेमी कॉलन लगा दिया, अगेन एग्जीक्यूट कराएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंट, यहाँ पे माइनस देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, इस प्रकार से लगेगा तो ज्यादा अच्छा होगा, और इसे थोड़ा सा हम लोग, हाँ अब सही है, दोबारा से इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंट इज 21, 47, 48, 36 एंड 47। ठीक इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, मिनिमम वैल्यू भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सिंपली लिख देंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ इंट इज, इंट मैक्स की जगह हम लोग को कर देना है इंट मिन। अब क्या होगा, इंट का मिनिमम वैल्यू ये हमें बताएगा। दोबारा से हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे इसे, तो ये देखिए, अच्छा यहाँ पे हमें स्लैश इन देना पड़ेगा। क्यों स्लैश इन देना पड़ेगा, ताकि ये क्या हो हमारा, ताकि ये हमारा दूसरे लाइन में जंप कर जाए। तो दोबारा से एग्जीक्यूट कराएंगे हम लोग, ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंट इज ये हो गया आपका, और मिनिमम वैल्यू ऑफ इंट इज ये हो गया आपका। ठीक इसी प्रकार से आप सारे डेटा टाइप्स के मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+D। देखिए आप काफी सारे शॉर्टकट VS कोड में सेट कर सकते हैं, सेटिंग्स पे जाकर के। तो यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लोट करके देखते हैं, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लोट। और फ्लोट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा हमारा, एक्सपोनेंशियल आएगा, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %e। मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्लोट ये भी आपका क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल वैल्यू आएगा, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %e। यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, फ्लोट मैक्स, FLT आई होप होना चाहिए, FLT मैक्स नहीं है, FLT मैक्स 1 मिनट, शायद FLOAT है, फ्लोट मैक्स पे नहीं है, 1 मिनट, लेट मी चेक।
ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे स्टूडेंट इंटीग्रल टाइप के। ओके, तो फ्लोट का कहां से आएगा, देखिए इंटीग्रल यानी कि इसे थोड़ा सा भी हम लोग कमेंट करेंगे। चलिए, हम लोग इंटीग्रल टाइप की बात कर रहे थे, है ना, यानी कि इंटीग्रल टाइप में क्या आता है आपका, इंट आता है, देन कैर आता है, यानी कि कैर का भी आप लोग निकाल सकते हैं, शॉर्ट का निकाल सकते हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आते जाए। इसे मैं करूंगा कंट्रोल डी और इसे इंट वाले को कर देंगे हम लोग कमेंट। ओके, चलिए यहां पे हम क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शॉर्ट इंट। ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शॉर्ट इंट, और यहां पे लिख सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ शॉर्ट इंट। देखिए आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है स्टूडेंट, एक चीज का ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लोग, ये जरूरी नहीं है कि आप शॉर्ट इंट ही लिखें या लॉन्ग इंट ही लिखें, आप सिंपली शॉर्ट लिख सकते हैं या लॉन्ग लिख सकते हैं। अगर आप कहीं पे सिंपली शॉर्ट लिखते हैं तो उसका मतलब होता है शॉर्ट इंट, अगर आप कहीं पे लॉन्ग लिखते हैं तो उसका मतलब होता है लॉन्ग इंट। तो यदि हम सिर्फ शॉर्ट लिखें तो इसका क्या मतलब है, शॉर्ट इंट। ओके, चलिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब शॉर्ट के वैल्यू को, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, SHRT मैक्स। तो यहां पे क्या होगा, शॉर्ट मैक्स का वैल्यू हमें मिलेगा, और शॉर्ट मीन का वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, SHRT मीन। देखिए ये जो सारे हैं, ये सारा क्या है, कांस्टेंट डिफाइन है पहले से, जो हमारा लिमिट्स डॉट एच हेडर फाइल है उसमें पहले से क्या है, कांस्टेंट हमारा डिफाइन है, और उस कांस्टेंट के वैल्यू को सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो चलिए शॉर्ट का देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 32767, और मिनिमम वैल्यू क्या है, -32768। जबकि हम अगर 16 बिट की बात करें तो 16 बिट में शॉर्ट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए था, शॉर्ट इंट का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट इंट का मतलब 16 बिट में हुआ 1 बाइट, तो ये क्या होता 128 और -127। लेकिन अगर यहां पे हम 32 बिट की बात करें तो शॉर्ट मैक्स का वैल्यू क्या हो गया, 32767 एंड मिन वैल्यू -32768। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेटा टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स का साइज, उसका रेंज और जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसका प्रिसीजन, ये डिपेंड करता है आपके कंपाइलर के आर्किटेक्चर पे, सिस्टम के आर्किटेक्चर पे। ओके, तो इस प्रकार से आप सारे डेटा टाइप्स का मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू स्टूडेंट निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, हमने आपको एक चीज और बता दिया क्या कि शॉर्ट इंट की जगह हम लोग डायरेक्टली शॉर्ट लिख सकते हैं, और लॉन्ग इंट की जगह हम लोग डायरेक्टली लॉन्ग लिख सकते हैं, हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ ये हो गया आपका मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू। अब हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, यानी कि रेंज। अभी हम लोग देख रहे थे रेंज ऑफ डेटा टाइप्स, जिसमें हमने न्यूमेरिकल टाइप्स के रेंज को देख लिया। फ्लोटिंग पॉइंट का जो रेंज है और जो प्रिसीजन है वो जिस हेडर फाइल में डिफाइन है उसका नेम है float.h। तो उसके कांस्टेंट को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होगा। तो हम यहाँ पे इंक्लूड करा लेंगे float.h को। ओके, अब हम इस हेडर फाइल्स के अंदर जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस या प्री डिफाइंड जो कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। सो हम लोग आ जाते हैं नीचे, और यहां पे हम लोग अब यूज करेंगे, हाँ ये था हमारा फ्लोट। ओके, सो यहां पे इसे हम लोग क्या करते हैं, अनकमेंट कर लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लोट इज, हम यहाँ पे क्या करेंगे, %e लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू फ्लोट का आएगा वो एक्सपोनेंशियल में जाएगा ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सी में ये प्रोवाइड किया गया है फंक्शनलिटी, उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें प्रोवाइड करना है %e। नाउ फ्लोट का जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टूडेंट वो FLT मैक्स हो जाएगा आपका, FLT मैक्स, और जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगा FLT मीन। ध्यान देना है ये जो FLT मैक्स और FLT मीन जो कांस्टेंट है ये आपका limits.h में नहीं, ये float.h में है। ठीक है, FLT मैक्स और FLT मीन, ये देखिए जो हैश डिफाइन FLT मीन है ये किसमें है, ये डिफाइन किया गया है कांस्टेंट आपका मैक्रो आपका float.h में। चलिए इसे हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं। ये देखिए फ्लोट का ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये फ्लोट का मिनिमम वैल्यू है। इसी प्रकार से स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, डबल का निकाल सकते हैं। हम इसे कंट्रोल डी करेंगे, इसे कमेंट कर देंगे, सिंपली डबल का आपको DBL डबल मैक्स कर देना है। ठीक है, और यहां पे कर देना है डबल मीन, DBL डबल मीन, डबल मीन, ये देखिए आपको यहां पे मिल जाएगा।
तो अगर इसे हम एग्जीक्यूट कराए तो अब क्या होगा, डबल का मैक्सिमम वैल्यू और डबल का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं कितना ज्यादा बड़ा वैल्यू है ये। ठीक है, इसलिए हमने एक्सपोनेंशियल का यूज किया। नाउ अब हमें मेनली क्या चेक करना है, हमने आपको बताया था प्रिसीजन के बारे में इसी लेक्चर में। ठीक है, तो प्रिसीजन हमने देखा था कि जो फ्लोटिंग पॉइंट होता है, फ्लोटिंग पॉइंट का प्रिसीजन कितना होता है, मींस फ्लोटिंग पॉइंट में जो फ्लोट डेटा टाइप है उस फ्लोट डेटा टाइप का प्रिसीजन होता है आफ्टर डेसिमल प्लेस 5, है ना, 5 डेसिमल प्लेसेस तक उसका प्रिसीजन होता है। जबकि हमने देखा था डबल का 15 डेसिमल प्लेसेस तक क्या होता है, प्रिसीजन होता है। तो 32 बिट में कितना होता है या किसी भी आर्किटेक्चर में कितना होता है, हम कैसे अपने सी प्रोग्राम में उसे चेक कर सकते हैं, तो वो भी कांस्टेंट डिफाइन है आपका इसमें किसमें, float.h हेडर फाइल में। तो इसे क्या करेंगे, हम कंट्रोल डी करेंगे, इतना दूर इसे कमेंट कर लेते हैं हम लोग। ओके, और यहां पे लिख दे रहे हैं हम एक लाइन, प्रिसीजन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। ओके, प्रिसीजन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट, इसे भी हम लोग कमेंट कर देंगे। ये क्या हो रहा है, यस, हमने क्या किया, इसे कमेंट कर दिया। नाउ इसके प्रिसीजन को पता करने के लिए कौन सा कांस्टेंट डिफाइन है, वो है स्टूडेंट फ्लोट के प्रिसीजन को अगर हमें पता करना है तो फ्लोट डिजिट DIG, यस। एंड अगर हमें पता करना है, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू, नहीं इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा प्रिसीजन ऑफ फ्लोट, ये हो जाएगा आपका प्रिसीजन ऑफ डबल, है ना, प्रिसीजन ऑफ डबल। और यहां पे हमें %e नहीं लिखना है क्योंकि प्रिसीजन हमें बता रहा है ना, तो वो क्या होगा, हमारा प्रिसीजन होगा हमारा एक इंटीजर वैल्यू। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, %d लिखेंगे, %d। ओके, या %u लिख सकते हैं क्योंकि प्रिसीजन हमारा क्या होगा, अनसाइंड होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये जो इच्छा है वो लिख सकते हैं। %u यहां पे हम लोग लिखेंगे। और यहां पे ये क्या हो गया, FLT डिजिट, ये हो जाएगा आपका डबल, डबल का जो प्रिसीजन है वो डबल डिजिट में होगा। और इसी प्रकार से लॉन्ग डबल का भी हमें फाइंड आउट करना है, तो इसे हम लोग करेंगे सिंपली कंट्रोल D और प्रिसीजन ऑफ लॉन्ग डबल, ये क्या हो जाएगा, LNG होना चाहिए, आई होप, क्या है LONG, देखिए याद नहीं है मुझे, लॉन्ग DBL, 1 मिनट चेक करना होगा मुझे, ये क्या होता था, LDB, हाँ LDBL डिजिट, LDBL और डिजिट, हाँ ये बताएगा आपका क्या, प्रिसीजन ऑफ लॉन्ग डबल। तो चलिए आप लोग समझ गए, ये जो हमने कोड लिखा है, देखिए ये क्या है, आपका बताएगा फ्लोट का जो प्रिसीजन है, ये डबल का प्रिसीजन और ये लॉन्ग डबल का प्रिसीजन। एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग इसे, ये देखिए आउटपुट आया यहाँ पे, प्रिसीजन ऑफ फ्लोट इज 6, प्रिसीजन ऑफ डबल इज 15। अच्छा, यहाँ पे /n हमने नहीं दिया है, इसीलिए आउटपुट हमारा ऐसा आ गया है। चलिए दोबारा से हम लोग इसे एग्जीक्यूट कराएंगे। यस, अब जो हमारा आउटपुट आया उस पर थोड़ा सा आप लोग नजर डालिए, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रीसीजन ऑफ फ्लोट इज 6, है ना, देन है प्रीसीजन ऑफ डबल इज 15 एंड प्रीसीजन ऑफ लॉन्ग डबल इज 18। यानी कि जब हम लॉन्ग डबल का यूज करते हैं, हम डबल में क्या करते हैं, साइज क्वालिफायर लॉन्ग को प्रीफिक्स कर देते हैं, तब क्या होता है, हमारा डबल का प्रिसीजन बढ़ जाता है। फ्लोटिंग वैल्यू तो हम स्टोर करा ही सकते हैं, फ्लोट में भी हम फ्लोट वैल्यू स्टोर कराएंगे, डबल में ही हम लोग फ्लोट वैल्यू स्टोर कराएंगे और लॉन्ग डबल में भी फ्लोट वैल्यू स्टोर कराएंगे। अंतर क्या है, डिफरेंस प्रिसीजन का है। ठीक है, क्या डिफरेंस है कि अगर आपको 6 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिसीजन चाहिए, गो फॉर फ्लोट। अगर आपको 15 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिसीजन चाहिए, गो फॉर डबल। अगर आपको 18 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिसीजन चाहिए, गो फॉर लॉन्ग डबल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट ये लेक्चर एंड हो गया, दैट इज डेटा टाइप्स का। ओके,
तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा स्टूडेंट। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ भी बेनिफिट मिला है, थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट मिला है, तो काइंडली लेक्चर को लाइक कर दीजिए स्टूडेंट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं कोड हब एजुकेशन पे, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि ये जो सीरीज है स्टूडेंट, ये आपका 10 डेज में कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, अभी आपका थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन एक दिन में 5-6 लेक्चर आने वाले हैं। ठीक है, साथ में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा जो गेट लेवल, जो डीआरडीओ इसरो लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप सोचिएगा डेटा टाइप से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। डेटा टाइप से भी ऐसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि एक बहुत पढ़े हुए इंसान भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, जो बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ स्टूडेंट है वो भी नहीं बना पाएगा। मीन्स जैसे हमने देखा अभी कि अनसाइंड जो इंट वैल्यू है उसमें हम निगेटिव वैल्यू को नहीं स्टोर करा सकते, पर यदि निगेटिव वैल्यू को स्टोर कराते तो क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपने -10 स्टोर कराया तो क्या -10 प्रिंट होगा, क्या माइनस नहीं प्रिंट होगा, सिर्फ 10 प्रिंट हो जाएगा, या कुछ अनएक्सपेक्टेड वैल्यू या एरर। अब आप सोचिएगा भाई होगा क्या। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग उसे एक सेपरेट प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे। एक अगेन सेपरेट प्लेलिस्ट बनेगा आपका जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम में प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल में क्या बोले हम, जो कि प्रोग्राम पूछे जाते हैं, मींस फिबानो की सीरीज का, आर्मस्ट्रांग नंबर का, ये सारे के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनेगा। और देन एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनेगा आपका इसके लिए जो आपसे ये सारे प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं पैटर्न डिजाइन के ना, स्टार का पैटर्न डिजाइन, हैश का पैटर्न डिजाइन, या नंबर के पैटर्न डिजाइन, इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया जाएगा सी लैंग्वेज का। तो बने रहिए हमारे साथ, जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।